एक बात ये समझ नहीं आती है दोस्तों कि अर्शदीप सिंह जो इंडिया का T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है, और आपको याद होगा 2024 का जो वर्ल्ड कप था उसमें उस बंदे ने 1900 ओवर डाला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इंडिया को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद भी अर्शदीप सिंह को टीम में नहीं खिलाया जा रहा है। और हर्षित राणा का देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा हो चुका है ये, अभी आप पूरे 3 वनडे उन्होंने खेले, उसके अलावा अर्शदीप सिंह की जगह पे उनको खिलाया जा रहा है। और इंडिया अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बॉलर, फास्ट बॉलर शॉट है। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि टीम इंडिया मैच हार चुकी है। देखिए हार जीत चलती रहती है, क्रिकेट है, एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। मगर जो इंडिया का यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन रहा है, अगर आप देखेंगे सिर्फ 2 फास्ट बॉलर है इंडिया के पास में, बुमराह और हर्षित राणा। और हर्षित राणा जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं वो 10 में से उनको 6 से 7 मैच में उनको रन पड़ते हैं। इस मैच में भी उन्होंने 2 ओवर में 27 रन दिए हैं। विकेट मिला है उनको एक, बट 27 रन 2 ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन है 2 ओवर में। इसके अलावा उनको याद होगा ओडीआई में भी पहले और दूसरे वनडे में उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तीसरे वनडे में उन्होंने ठीक है 4 विकेट लिए हैं। इसके पहले एशिया कप में भी उनको एक मैच खिलाया था, जहाँ तक मुझे आइडिया है श्रीलंका के खिलाफ वो मैच था। वहाँ पे भी उनको 4 ओवर में 50 रन के आसपास उन्होंने रन दिए थे। तो काफ़ी ब्लंडर हुए हैं टीम इंडिया की तरफ से यहाँ पे सेकंड T20 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो मेलबर्न में इंडिया ने हारा है। 17 साल बाद यहाँ पे टीम इंडिया को हार मिली है मेलबर्न में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और हार एक अलग चीज़ होती है दोस्तों, बट यहाँ पर टीम इंडिया का जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन था, आप उसको कितने नंबर दोगे 10 में से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से इस कॉम्बिनेशन को 10 में से 3 से 4 नंबर मेरी तरफ से जाते हैं। आपका क्या सजेशन है कमेंट में बताइएगा। और हम पूरी बात करेंगे मैच के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया की बैटिंग पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता कंसिस्टेंटली, बिल्कुल 3 वनडे में भी टीम इंडिया ने टॉस हारे और दोनों टॉस 5 बार टॉस कंटिन्यू जीत चुके हैं मिचेल मार्श। तो उनका टॉस के साथ में लक बिल्कुल कंटिन्यू जारी है और टीम इंडिया बैटिंग करने आती है। शुभमन गिल कुछ शुरू से अनकंफर्टेबल लगे, पहली बॉल पे उनका एम्पायर ने आउट दिया था, फिर वहाँ पे वो DRS लिया और वहाँ पे बचे वो। और जॉश हेजलवुड ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, तारीफ़ करनी रहेगी, उनके 3 विकेट लिए उन्होंने। और काफ़ी उनका बॉल काफ़ी स्विंग कर रहा था, अगर आपने देखा हो, बिल्कुल टच बिल्कुल उनका जो लाइन लेंथ था बिल्कुल एक ग्लेन मैकग्रा वाला, बिल्कुल बॉल को टच पिच करके बिल्कुल बॉल काटा बदलती है, बाहर की तरफ निकलती है और एज आउट होते हैं वो। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है। देखिए बैट्समैन आउट होते हैं बट कभी कभी बॉलर को आपको क्रेडिट देना पड़ता है और हेजलवुड के लिए आई थिंक मुझे लगता है इस बार वो वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 3 टॉप 5 बॉलर अगर आप निकालोगे तो जॉश हेजलवुड वहाँ पर होंगे अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। और अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं 68 रन की। बट अगर आपने कमेंट्री सुनी हो और अगर आपने मैच देखा हो बॉल बाय वन, तो 10 ओवर के बाद में अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक ही नहीं मिलती है। अब मतलब हर्षित राणा बैटिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है 35 रन उन्होंने बनाए बट 33 बॉल उन्होंने खेल लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 ओवर के बाद में अभिषेक राणा की स्ट्राइक पता है कब आती है? 17वें ओवर में। तो ये जो 7 से 8 ओवर का जो ड्यूरेशन था, यहाँ पे अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं लगी। उन्होंने कितनी बॉल खेली? मात्र 2 से 3 बॉल उन्होंने खेली इन 8 ओवर के अंदर। तो ये जो मोमेंटम था 8 ओवर के अंदर, इंडिया का रन रेट भी देखेंगे इस 8 ओवर के अंदर, तो रन बॉल ही था ऑलमोस्ट, राइट रन, क्योंकि हर्षित राणा भी रन बॉल ही खेल के गए हैं 33 बॉल पे 35 रन। तो वो कोई एक ऐसा कोई मुझे मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि यार भाई नंबर 7 पे आप हर्षित राणा को भेजते हो शिवम दुबे से ऊपर, ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर है। अब यहाँ पे हर्षित राणा अगर 6 पे 6 छक्के भी मार देते कल, तब भी मैं यही बात कहता। और शिवम दुबे ठीक है, अब बंदा यार देखो उसकी बैटिंग आई है 16-17 ओवर में, वहाँ पे बॉल हिट करने के लिए ही जाएगा, ठीक है आउट हो गए। हो सकता था शिवम दुबे अगर ऊपर आते हर्षित राणा से तब भी आउट हो सकते थे। बट आपका जो मेन बैट्समैन है उसको आपको बैटिंग करने के लिए भेजना चाहिए। बहुत ही एक जरूरत से ज़्यादा हर्षित राणा का यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रमोशन हमको देखने को मिल रहा है। और मुझे स्पेशली टीम इंडिया का जो हेड कोच है, ये जो थॉट प्रोसेस है मुझे उन्हीं का लगता है, गौतम गंभीर जी का। और बहुत पुअर सिलेक्शन था, बहुत पुअर टीम सिलेक्शन था, बहुत ज़्यादा ही पुअर था। आप ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग मैच खेल रहे हो और आप 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ में जा रहे हो, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा के साथ में, आपके 3, आप यहाँ पर आप देखो कितनी लंबी बैटिंग खिला रहे हो आप। मतलब आपके अगर टोटल बैट्समैन देखोगे हर्षित राणा को मिलाकर तो आपके 8 बैट्समैन हो चुके हैं। उसमें से आपके पास ऑलराउंडर कितने हैं? देखो आपका अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर है, हर्षित राणा आपका ऑलराउंडर है, उसके बाद में शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है। तो भैया 8 बैट्समैन में से आपके 3 तो ऑलराउंडर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी एक टीम में T20 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 ऑलराउंडर अफोर्ड कर सकते हो। और इस करंट सेटअप में जो 2 ऑलराउंडर मुझे जो लगते हैं, एक अक्षर पटेल है और दूसरे शिवम दुबे हैं। हर्षित राणा के यहाँ पे एज अ प्रीमियम उनको बॉलर ही कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। और उनकी जगह पे मुझे लगता है यहाँ पर अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए, या तो फिर इंडिया को 3 फास्ट बॉलर के साथ में जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल या शिवम दुबे में से किसी एक को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी तीसरे T20 मैच में, जो संडे को है 2 नवंबर को। इसके अलावा जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने के लिए आती है
उससे पहले इंडिया की बैटिंग पे बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। सैमसन अच्छा कॉल था, सैमसन को नंबर 3 पे भेजना। अब यहाँ पर देखो वो आउट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले कि भाई सैमसन को पहले को भेज दिया। अच्छा डिसीजन था। नंबर 3 पे क्यों भेजा था? क्योंकि इंडिया का पहला विकेट जल्दी गिर गया था। सूर्य कुमार यादव जनरली छठे 7वें या 8वें ओवर में अगर आए उनकी बैटिंग तो बेटर रहता है, बट पहले ओवर में विकेट हो गया था, दूसरे ओवर में ही। तो संजू सैमसन को भेजना अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि वो सैमसन नीचे बल्लेबाजी कर नहीं पाते हैं। हमने देखे एशिया कप में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है नंबर 4 नंबर 5 पर। तो वो अच्छा डिसीजन था, नहीं चल पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। सूर्य कुमार यादव इंडिया का अप्रोच ठीक नहीं लगा बल्ले से। उन्होंने भी जॉश हेजलवुड ने आउट करा। उसके बाद में तिलक वर्मा भी आते हैं, दूसरी बॉल पे बिल्कुल छक्का मारने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो क्या करने जा रहे थे वो। हेजलवुड बॉल डाल रहे हैं यार, पता है आपको बंदे का तीसरा स्पेल की उसकी 2-3 बॉल बची है, उसको आप आराम से खेलो यार, वो दूसरे बैट्समैन पे बॉलर पे चार्ज करो। बट आते से आप जॉश हेजलवुड जो उनका प्रीमियम बॉलर है, जो उनका फ्रंट लाइन बॉलर है, उसी को आप चार्ज कर रहे हो। तो तिलक वर्मा को आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे सेंसिबल होना था, क्योंकि जो उनका शॉट सिलेक्शन था बहुत ही पुअर था। आई थिंक थोड़ा एशिया कप की इनके परफॉर्मेंस के बाद में थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनको ज़मीन पर आने की ज़रूरत है। देखो कभी भी लाइफ में एक दो तीन सक्सेस से कभी भी ऊपर नहीं चढ़ना, अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखो। क्रिकेट यू नेवर नो, एक पल में आपको ऊपर ले जाती है और अगले ही दिन आपको नीचे ले जाती है, तो थोड़ा उनको समझना पड़ेगा। अक्षर पटेल अनलकी रहे, रन आउट हो गए वहाँ पर। वो रन आउट बनता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक दो तो 3-4 विकेट थे इंडिया के, काफ़ी क्रूशियल थे ये जो अभी तिलक, सूर्या, सैमसन एंड अक्षर पटेल। और वहाँ से इंडिया को जो एक बहुत प्रेशर आएगा था अभिषेक शर्मा के ऊपर, स्ट्राइक भी उनको मिल नहीं रही थी। हर्षित राणा खेले तो 35 रन हैं, बट उन्होंने बॉल काफ़ी खेल ली है। ये 35 रन अगर वो 20 बॉल पे बनाते या 25 पे बनाते तो एक काम के हो सकते थे। तब इंडिया के पास में एक बोल सकते कि इंडिया ने उनको भेजा तो चलो रन रेट बना के रखा, बट रन बॉल खेला है उन्होंने। भाई रन बॉल तो हर्षित अपना शिवम दुबे भी खेल सकते थे नीचे, तो बहुत ही ब्लंडर था इंडिया की तरफ से। और मोर इंपॉर्टेंटली मैं बैटिंग की बात नहीं करूँ, बॉलिंग से। वो बंदे का मेन काम बॉलिंग है यार। आप हर्षित राणा का मेन काम टीम में क्या है? बॉलिंग है। आप उनको ऐसा बैट्समैन थोड़ी ना खिलाते हो भाई, अगर ऐसा बैट्समैन है तो उसको ओपनिंग भेज दो, राइट। तो जो जिस इंसान का जो मेन काम है उसको पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले उसका मेन काम है बॉलिंग करना, तो उस पर ध्यान दो। वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। पहले बॉलिंग पे ध्यान दो। अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग में अगर वो एड ऑन करते हैं तो दैट इज एडवांटेज फॉर इंडिया। सो जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम ने बिल्कुल खतरनाक शुरुआत करी। मतलब हेड और मिचेल मार्श ने बिल्कुल 6 ओवर के अंदर ही 50 रन पर टांग दिया था और मैच शुरू में खत्म हो गया था। जब हर्षित राणा के 2 ओवर में 27 और कुलदीप को 1 ओवर में रन पड़े, कुलदीप को भी आई थिंक 15-16 रन पड़ गए थे एक ही ओवर में, तो वहीं पे मैच खत्म हो गया था। और ठीक है, आखिरी में इंडिया ने आप बोलोगे कि भाई हमने 3-4 विकेट आउट कर दिए और उनको आखिरी के 25-30 रन बनाने में दिक्कत आई, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप शुरू में मैच पावर प्ले में आप मैच हार गए थे, बाद में तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक औपचारिकता में रह गई थी मैच में, और किसी का देखने का मन वहीं खत्म हो गया था। बिल्कुल वन साइडेड डोमिनेट किया है इंडियन टीम को। और इंडिया के हार से ज़्यादा मुझे इस बात की परवाह है कि इंडियन टीम का टीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पुअर है। और ये 1-2 मैच से नहीं, ये बिल्कुल कंसिस्टेंटली 4-5 मैच से हमको देखने को मिला है। हर्षित राणा ऐसा लगता है वो आपके ऑल 3 फॉर्मेट के प्लेयर बन चुके हैं यार। वो बंदे की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। आप देखे वो मतलब आई डोंट नो व्हाई ही इज प्लेइंग। इवन अगर आपको खिलाना भी है तो पहले तो उनकी जगह बनती नहीं है, और अगर आप उनकी जगह बना रहे हो तो आप अर्शदीप सिंह को बिठा के उसकी जगह बना रहे हो। दोनों चीज़ें गलत है। बहुत ही पुअर सिलेक्शन था। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइए इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरे T20 में इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इंडिया को 3 फास्ट बॉलर के साथ में जाना चाहिए। अर्शदीप और बुमराह 2 रहेंगे मेरे प्रीमियम फास्ट बॉलर। एक आप किसके हर्षित राणा को खिलाइए, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइए, किसी को भी खिला सकते हैं। 2 स्पिनर रहेंगे, कुलदीप और वरुण, और अक्षर पटेल अपना ऑलराउंडर रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है टीम इंडिया का सही रहेगा। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।